Hello everyone. So today we will do section 4 of chapter 1 French Revolution. So today we will study about the women's role in the revolution. आप देख सकते हैं टाइटल है जो लेसन का नाम है डिड विमेन हैव अ रेवोल्यूशन, मतलब क्या औरतों ने भी जो विद्रोह था, रेवोल्यूशन था, उसमें पार्टिसिपेट किया था या नहीं। हमने इतने सारे इवेंट्स पढ़े, इतने सारे इंसिडेंट्स पढ़े हैं पहले प्रीवियस वीडियोस में। फ्रेंच रेवोल्यूशन से जुड़े हुए इंसिडेंट्स थे, उसमें हमने देखा कि जितना ही मेल का कंट्रीब्यूशन था उतना ही, यानी जितना आदमियों का कंट्रीब्यूशन रहा है फ्रेंच रेवोल्यूशन में, उतना ही विमेन कर रहा है, बल्कि उससे ज़्यादा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था नेशनल असेंबली ने, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में विमेन को कोई भी अधिकार नहीं दिए थे। और विमेन जो थे वो पैसिव सिटीज़न थे, यानी वो वोट नहीं दे सकते थे, ना ही वो इलेक्टोरेट या फिर नेशनल असेंबली के मेंबर्स बन सकते थे। इसका मतलब है कि किसी भी तरह का पॉलिटिकल राइट नहीं दिया गया था विमेन को। समझ रहे हो, किसी भी तरह का राजनीतिक अधिकार नहीं दिया गया। और जो वुमेन थी वो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। किस तरह से? जब वॉर हुआ, जब जैसे कि फ्रांस ने ब्रिटेन के अगेंस्ट अमेरिका की हेल्प की, ठीक है, उनकी कॉलोनीज़ को वहाँ से हटाने में, तब वॉर हुआ था। इसके अलावा फ्रांस ने क्या किया था, अपने नेशनल असेंबली ने एक वॉर डिक्लेयर किया था कि जो आसपास की जो उसके पड़ोसी देश थे फ्रांस के, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हो रहा था फ्रांस में, उससे डर गए। उन्होंने सोचा कि हम अपनी ट्रुप्स या आर्मी को हम फ्रांस में भेजेंगे और उस विद्रोह को हम क्या करेंगे, दबाएंगे या सप्रेस कर देंगे या फिर ख़त्म कर देंगे। जब नेशनल असेंबली को ये पता चला कि बाहर के देश उन पर अटैक करने वाले हैं, खासकर कि ऑस्ट्रिया और प्रूशिया, तो फ्रांस ने वॉर डिक्लेयर कर दी इनके अगेंस्ट में, ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में भी और प्रूशिया के अगेंस्ट में भी। तो उस वॉर में जो मेल थे, यानी जो आदमी थे, मैन थे, उन्हें भेज दिया गया युद्ध के लिए। अब घर पीछे छूट गई, कितनी क्या फीमेल्स छूट गई, विमेन छूट गई घर पे, जो कि जिन्हें ना सिर्फ घर संभालना था, बच्चे संभालने थे, बल्कि अब उन्हें अर्न भी करना था, यानी पैसे भी कमाने थे। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में वुमेन ने बहुत स्ट्रगल किया। वो बाहर जाती थी, कमाती थी, कहीं सर्वेंट, एज अ सर्वेंट काम कर रही हैं, कहीं पर वो किसी फैक्ट्री में काम कर रही हैं। तो बहुत सारा स्ट्रगल जो है वो विमेन ने भी इस रेवोल्यूशन में किया है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम थी विमेन के लिए वो ये थी कि जब वो लंबी क्यूज़ में, यानी कतारों में खड़ी रहती थी जब वो दुकानों पर ब्रेड लेने जाती थी। ठीक है, ऊपर से वो ब्रेड की शॉर्टेज और दूसरा ब्रेड के हाई प्राइसेस, इसकी वजह से भी जो औरतें थी बहुत ज़्यादा परेशान थी। उन्होंने इसी वजह से रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया। वो चाहती थी कि जो फ्रांस की विमेन है उनकी लाइफ इम्प्रूव की जाए, और जो गवर्नमेंट है उसको ये एहसास दिलाने के लिए वो आंदोलन किया करती थी। तो सफ़रेज मूवमेंट चलाया। सफ़रेज मूवमेंट में फ्रांस की जो औरतें थी वो ये चाहती थी कि हमें भी पॉलिटिकल राइट्स मिले। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर आप ये पिक्चर ध्यान से देखो तो इसमें लिखा है पेरिशियन विमेन ऑन देयर वे टू वर्साइल। ठीक है, वर्साइल की ओर ये जा रही हैं और किंग के अगेंस्ट हैं ये लोग, क्योंकि ब्रेड के हाई प्राइसेस थे, शॉर्टेज थी, जिनकी वजह से विमेन जो थी वो बहुत परेशान थी। काफ़ी लंबे समय तक वो लाइंस में लगी रहती थी। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग विमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट्स। फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत से ही, जब शुरू हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन, उससे पहले से ही जो विमेन थी वो हमेशा से एक एक्टिव पार्टिसिपेंट रही हैं हर इवेंट में।
हर जो घटना हुई, हर जो इवेंट हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड, उसमें ये एक एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थी, ठीक है, इनकी एक एक्टिव भागीदारी रही है, विच ब्रॉट अबाउट सो मैनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन फ्रेंच सोसाइटी, जिसकी वजह से फ्रांस का जो समाज था, जो फ्रेंच सोसाइटी थी, उसमें काफ़ी बड़े बदलाव आए। क्लियर है? दे होप्ड दैट देयर involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives। अब revolutionary government कौन सी थी? revolutionary government वही नेशनल असेंबली, जब किंग के अगेंस्ट लोग खड़े हुए, खासकर कि थर्ड एस्टेट, तो थर्ड एस्टेट ने क्या बनाई थी? एक नेशनल असेंबली बनाई थी, ठीक है, जिसमें कि थर्ड एस्टेट के वेल्दियर यानी जो रिच पीपल होते थे वो शामिल हुए, जिन्होंने गरीबों को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उनको कुछ मतलब ये चाहते थे कि ये जो विमेन थी ये चाहती थी कि हम इन्हें अपनी परेशानियों के बारे में अवगत कराएं, इन्हें बताएं, ठीक है। वो अपनी परेशानियों के बारे में बताना चाहती ताकि इम्प्रूवमेंट करे, जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है वो कुछ सुधार कर सके इन औरतों के जीवन में। क्लियर है? मोस्ट विमेन ऑफ द थर्ड एस्टेट, याद रखिएगा थर्ड एस्टेट बहुत इंपॉर्टेंट था फ्रेंच रेवोल्यूशन में। तो जो थर्ड एस्टेट की विमेन थी, औरतें थी, ठीक है, दे हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग, उन्हें जीवन यापन के लिए यानी कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए बहुत ही काम करना पड़ता था, ठीक है, हार्ड वर्क करना पड़ता था। दे वर्कड एज सीमस्ट्रेस का मतलब होता है दर्जी, यानी जो कपड़े सिलते हैं, ओके। सीमेस्ट्रेस और लॉन्ड्रेस, यानी कि जो या तो दर्जी का काम करती थी औरतें या फिर कपड़े धोने का, धोबी का या प्रेस वगैरह जो करते हैं। सोल्ड फ्लावर्स, फूल बेचते थे। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल सब्जियां फूल ये बेचकर या फिर दर्जी का काम करके, सीमेस्ट्रेस याद रखिए दर्जी का काम। तो ये सारे छोटे छोटे काम करके वो किसी तरीके से अर्निंग करती थी, ओके। और या फिर देवर एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स, घर के काम करना, दूसरों के घरों में नौकर की तरह घर पे काम करना। इन द हाउसेस ऑफ प्रॉस्परस पीपल, प्रॉस्परस मतलब जो अमीर लोग थे उनके घरों में नौकरानियों का काम किया करती थी। द मोस्ट वीमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन, ज़्यादातर जो औरतें थी उन्हें किसी भी तरह की एजुकेशन या शिक्षा नहीं दी जाती थी, या फिर कोई जॉब ट्रेनिंग, या फिर कोई वो नौकरी कर सके इसकी कोई ट्रेनिंग या फिर एजुकेशन, दोनों ही नहीं मिलते थे विमेन को, औरतों को, ठीक है। यानी शिक्षा के बारे में उनके लिए कोई भी कानून नहीं बनाया गया था। ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स और वेल्दियर मेंबर्स, सिर्फ जो नोबल होते थे और जो काफ़ी रिच लोग होते थे, वेल्दियर का मतलब होता है पैसे वाले लोग, तो इन लोगों की जो डॉटर्स होती थी वो उन्हें पढ़ने का अधिकार था, ठीक है। मतलब ये था कि उन्हें भेजा जाता था पढ़ने के लिए कॉन्वेंट स्कूल्स में, एंड आफ्टर विच देयर फैमिलीज अरेंज्ड अ मैरिज फॉर देम, और उसके बाद जब उनकी एक पढ़ाई ख़त्म हो जाती थी उसके बाद वो क्या करते थे, उनके लिए मैरिज अरेंज करते थे या फिर उनकी शादी कर देते थे। द वर्किंग वुमेन हैड ऑल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज़, अब जो औरतें काम कर रही हैं बाहर जाकर उन्हें अपना परिवार भी देखना होता था। दैट इज़ कुक, फेच वाटर मतलब पानी लाना, ओके। फेच का मतलब होता है लाना, याद रखिएगा इंग्लिश इसकी, फेच की हिंदी होती है लाना, तो फेच वाटर मतलब पानी लाना। क्यू अप फॉर ब्रेड खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइनों में काफ़ी समय तक लगे रहना। एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रेन, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। तो ये सारे काम भी वो घर के किया करते थे। देयर वेजेस वर लोअर दैन दोज ऑफ मैन, ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी थी कि सेम वर्क के लिए यानी एक जैसे काम के लिए एक जैसा वेतन नहीं मिलता था, समान काम के लिए समान वेतन नहीं मिलता था। आदमियों को ज़्यादा वेतन मिलता था और उनके मुकाबले जो औरतें थी उनको कम वेतन दिया जाता था। समझ आ रहा है? यानी अगर दो लोग, एक आदमी है और एक औरत है, एक ही काम को कर रहे हैं तो आदमी को जो वेज हैं या जो मजदूरी है वो थोड़ी ज़्यादा मिलती थी और औरतों को
कम मिलती थी। इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट्स women started their own political clubs and newspapers। अब हुआ क्या कि उन्हें लगा कि हमें अपनी आवाज़ पहुंचानी चाहिए रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट तक, नेशनल असेंबली तक। तो उन्होंने क्या किया, अपने ही पॉलिटिकल क्लब्स बनाए विमेन ने मिलकर, और न्यूज़पेपर्स क्रिएट करना शुरू किया, यानी अपनी बातों को उनमें छापना और पब्लिसाइज करना, लोगों तक पहुंचाना। अबाउट 60 विमेंस क्लब्स, कम से कम 60 ऐसे विमेन क्लब बन गए फ्रांस में, इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज़, अलग अलग शहरों में, फ्रांस के अलग अलग शहरों में कम से कम ऐसे 60 पॉलिटिकल क्लब बने औरतों के। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी, अब देखिए एक ये क्लब रहा, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक विमेन, ये देखिए ये दोनों पॉलिटिकल क्लब के नाम हैं। ये खास फेमस हुए उन दिनों फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान। ये जो चीज़ें थीं, जो पॉलिटिकल क्लब बनते थे औरतों के, उनमें से एक तो ये सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी और रिपब्लिक विमेन, ये दोनों खासा फेमस हो गए, मशहूर हो गए। वन ऑफ देयर main demands was that women enjoy the same political rights as men। ये बहुत ही important लाइन है कि जो असली मुद्दा था उनके इस आंदोलन का, या जो वो पॉलिटिकल क्लब बना रही थी, एक एक्टिव रेवोल्यूशनरी बन रही थी औरतें, तो मेन रीज़न ये था कि वो ये चाहती थी कि जो फ्रांस की औरतें हैं, जो फ्रेंच विमेन हैं, they should also enjoy the same political rights as men। जैसे आदमियों को उनके राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं, वैसे ही औरतों को भी राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों। किस तरह के राजनीतिक अधिकार? राइट टू वोट, ओके, याद होगा, पैसिव मेंबर थी वुमेन्स, पैसिव सिटीजन्स थे जो कि वोट नहीं देते थे। तो इन्होंने कहा भाई औरतों को भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। सेकेंड पॉलिटिकल राइट क्या था कि वो मेंबर बनना चाहती थी, दे वांटेड टू बी मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, ओके, या फिर इलेक्टोरेट के, समझ रहे हो आप? तो वो चाहते थे कि इनके भी हम मेंबर्स बन सकते हैं, हम पॉलिटिकली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नेशन के लिए कुछ काम कर सकते हैं। तो इस तरह के वो पॉलिटिकल राइट्स चाहती थी। विमेन वर डिसअपॉइंटेड विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। ये तो याद कर लो आप कि 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो एक्चुअली सोवरेन नहीं था पूरी तरीके से, वो सबके लिए नहीं सोच रहा था, ये सिर्फ एक्चुअली रिच लोगों के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था। थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आई थी, लेकिन जो पुअर सेक्शन था सोसाइटी का वो सेटिस्फाइड नहीं था, एज वेल एज विमेन भी सेटिस्फाइड नहीं थी। इन्हें भी लगता था कि ये जो संविधान बनाया इन्होंने, हमारा तो कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं रखा औरतों का, ओके। जो विमेन थी वो डिसअपॉइंट हुई, काफ़ी निराश हुई। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया था 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन ने, इट रिड्यूस्ड देम टू पैसिव सिटीजन्स। कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको पैसिव सिटीजन बना दिया। एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन्स, बार बार बताती हूँ, याद रखना इसे। दे डिमांडेड द राइट टू वोट। तो औरतों ने क्या डिमांड किया? राइट टू वोट, टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। वो एक राजनीतिक पद को भी वो चाहती थी कि भाई हमें एक राजनीतिक पद भी सौंपा जाए, हम भी इक्वली क्या करें, पॉलिटिकल पार्टीज़ में शामिल हों, कानून बनाएं, इसमें भी हमारी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। इस तरीके के वो अधिकार चाहती थी। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। आप ये जो चीज़, ये पैराग्राफ है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। अगर वो सफ़रेज मूवमेंट के बारे में क्वेश्चन आ जाता है तो आप यही लाइंस लिखेंगे, तो याद कर लेना इसे। इन द अर्ली ईयर्स, अच्छा, only then they felt would their interests be represented in the new government। तो औरतों का मानना था कि जब तक हमें पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलेंगे तब तक हम रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, यानी विमेन जो हैं वो पैसिव सिटीज़न ही बनी रह जाएंगी, उनकी लाइफ इम्प्रूव हो ही नहीं पाएगी जब तक कि उन्हें पॉलिटिकल राइट नहीं दिए जाते। इन दी अर्ली ईयर्स, मतलब साल की शुरुआत में, जो शुरुआती साल थे,
द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉज दैट हेल्प्ड इम्प्रूव्ड द लाइव्स ऑफ विमेन। ध्यान से पढ़िए। शुरुआत में क्या हुआ, जो ये रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी यानी जो नेशनल असेंबली बनी थी, इसने इंट्रोड्यूस किए कुछ कानून, ठीक है, दैट हेल्प इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ वीमेन, जिसने कि औरतों के जीवन को सुधारा। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स, कुछ स्टेट स्कूल्स बने, मतलब सरकार ने स्कूल बनाए। फिर स्कूलिंग वॉज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स, और फिर ये कहा गया कि सभी लड़कियों को आप पढ़ना ज़रूरी है, कंपलसरी कर दिया, आवश्यक बना दिया पढ़ना। देयर फादर्स कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट, और उनके जो पिता थे यानी लड़कियों के जो फादर थे वो उन्हें ज़बरदस्ती शादी करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते थे, उनकी मर्ज़ी के बिना उनकी ज़बरदस्ती शादी नहीं कर सकते थे। मैरिज वॉज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया शादी को। एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ, ये कहा गया कि भाई लड़कियां जब चाहेंगी तब शादी करेंगी, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, और जब भी वो शादी करेंगी तो सिविल लॉ के अंदर उसको रजिस्टर किया जाएगा, दर्ज कर दिया जाएगा शादी को। डाइवोर्स वॉज मेड लीगल, जो डाइवोर्स था, ठीक है, उसको लीगल बना दिया गया, मतलब कि वो कानूनी रूप से सही माना गया कि भाई अगर दो लोग नहीं रह सकते हैं या फिर वो अलग होना चाहते हैं, डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो वो ले सकते हैं। एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बाय बोथ वुमेन एंड मेन, और जो डाइवोर्स है वो आदमी भी अप्लाई कर सकता है और औरत भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ आदमियों को अधिकार था डाइवोर्स लेने का। तो नए कानून के अनुसार विमेन को भी अधिकार दिया गया कि वो डाइवोर्स ले सकते हैं। ओके, विमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, कुड बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेस। ये हुआ कि जो औरतें हैं अब वो जॉब ट्रेनिंग भी ले सकती थी और आर्टिस्ट बन सकती थी, कलाकार बन सकती थी, और छोटे मोटे बिजनेस को वो चला सकती थी। विमेन्स स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, फिर ये आ गया पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मूवमेंट है एक्चुअली जो विमेन द्वारा मूवमेंट किया गया था, उसका मेन जो ऑब्जेक्ट था या मेन एम था वो इक्वल पॉलिटिकल राइट्स का था। हाउ एवर कंटिन्यूड ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर। रेन ऑफ टेरर की क्या थी वो याद करिए ज़रा, सन क्या था, 1793 से लेकर 1794। याद करिए, रॉबस्पियर, जैकोबियन, जिसने एक साल तक काफ़ी आतंक मचाया हुआ था फ्रांस में। हुआ क्या कि औरतें तो अपना ये स्ट्रगल उनका जारी था, लेकिन जब रेन ऑफ टेरर आया, वो एक साल का जो पीरियड था, उसमें क्या किया उस नई सरकार ने, रॉबस्पियर ने, द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉज ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ विमेंस क्लब। जो औरतों के 60 विमेंस क्लब थे ना, उन्हें बंद करा दिया, क्लोजर मतलब बंद करना। एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, और औरतों की किसी भी तरह की राजनीतिक क्रिया को या किसी भी तरीके का जो काम था उन पर रोक लगा दी गई। यानी जो नई गवर्नमेंट बनी थी रॉबस्पियर की, जो रिपब्लिक को बहुत इम्पोर्टेंस देती थी, लेकिन उसका जो तरीका था वो बहुत ज़्यादा क्रूअल था, तो उसने क्या किया, औरतों के क्लब्स बंद करवा दिए और जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी उन पर रोक लगा दी। मैनी प्रोमिनेंट वुमेन वर अरेस्टेड एंड अ नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड। बहुत सारी मशहूर औरतें, प्रोमिनेंट वुमेन जो फेमस हो गई थी मूवमेंट के मतलब मूवमेंट की वजह से, आंदोलन चलाने की वजह से, उन्हें अरेस्ट किया गया और उनमें से कईयों को क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूट का मतलब होता है उन्हें फांसी की सज़ा देना या मरने की सज़ा देना। ओके, तो ये आपका था रेन ऑफ टेरर में पॉलिटिकल राइट्स के लिए जो वुमेन स्ट्रगल था उनका क्या हाल किया गया था, वो इस पैराग्राफ में दिया गया है। आगे चलिए। विमेंस मूवमेंट्स फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यूड। औरतों का जो आंदोलन था समान अधिकार, समान वेतन के लिए और वोटिंग राइट के लिए, ये देखिए दो तरह के मांग थी, उनकी डिमांड्स थी। तो वोटिंग राइट्स के लिए और इक्वल वेजेस के लिए वो जारी रहा थ्रू द नेक्स्ट 200 ईयर्स। ये देखिए अगले 200 सालों के लिए 200 ईयर्स
अगले 200 ईयर्स के लिए, 200 सालों के लिए इनका ये जो मूवमेंट था वो जारी रहा। कई देशों में, दुनिया के कई देशों में ये जो मूवमेंट था विमेंस राइट टू वोट, ये चलता रहा। द फाइट फॉर द वोट वॉज कैरीड आउट थ्रू एन इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट। ये देखिए आ गया सफरेज मूवमेंट। सफरेज का मीनिंग ये होता है राइट टू वोट, ठीक है। तो ये सफरेज मूवमेंट किसके लिए था? फॉर विमेन, विमेंस राइट टू वोट। आप कैसे लिखेंगे? विमेंस राइट टू वोट। ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरीज हुआ क्या, ये जो लड़ाई थी वोट के अधिकार की, ये चलता रहा इंटरनेशनल लेवल्स पे चलता रहा। यानी कई कंट्रीज़ में क्योंकि ये फैल गया था ये मूवमेंट, इंटरनेशनल लेवल पे ये सफरेज मूवमेंट चल रहा था। लेट 19th सेंचुरी का मतलब क्या हुआ? करीब 1890। और अर्ली 20th सेंचुरी का मतलब है अराउंड 1900 से लेकर 1910 के आसपास, यानी स्टार्टिंग का जो था। तो ये चलता रहा ये मूवमेंट करीब 200 साल तक। एग्जाम्पल ऑफ द political activities of French movement during the revolutionary years was kept alive as an inspiring memory। फ्रेंच विमेन के द्वारा ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की जाती थी, इनका एग्जाम्पल है कि इन्होंने अपने आंदोलन को किस तरीके से ज़िंदा रखा इतने सालों तक। ये एक इंस्पायरिंग मेमोरी बन गई है आज हिस्ट्री में, इतिहास में, कि हम याद करते हैं किस तरीके से औरतों ने अपने वोट देने के अधिकार को प्राप्त किया, कितना संघर्ष किया। इतना ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल राइट्स मांगे, एक्टिव रहीं, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने अपने अधिकारों को प्राप्त किया। इवेंचुअली यानी आखिरकार 1946 में, याद रखना, विमेन इन फ्रांस वन द राइट टू वोट। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कि 1946 में औरतों को, फ्रांस की औरतों को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया, ठीक है। अब ये देखिए, ये उस टाइम की एक रेवोल्यूशनरी थी, ओके, रेवोल्यूशनरी विमेन थी ये। इन्होंने भी सफरेज मूवमेंट के लिए लड़ाई लड़ी और रेन ऑफ टेरर के टाइम पे इन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। ओलंपी डे गाउजेस वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द पॉलिटिकली एक्टिव विमेन। ये काफ़ी एक्टिव विमेन थी पॉलिटिकली इन रेवोल्यूशनरी फ्रांस। शी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। और जो डिक्लेरेशन था राइट्स ऑफ मैन का एंड सिटीजन, एज दे एक्सक्लूडेड विमेन। एक्चुअली क्या था, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और जो डिक्लेयर किया गया राइट ऑफ मैन, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, इन दोनों में ही विमेन को एक्सक्लूड कर दिया था, मतलब इनको बाहर कर दिया था। विमेन को किसी भी तरह का पॉलिटिकल राइट नहीं दिया गया, कोई सोशल राइट नहीं दिया गया। अपलिफ्टमेंट के लिए, इनके जीवन में सुधार के लिए किसी तरह का कोई कानून नहीं बनाया। इसलिए इन्होंने इन दोनों का ही क्या किया, इसका और इसका क्या किया, इसके खिलाफ विद्रोह किया, आवाज़ उठाई। They excluded women from basic rights that each human being was entitled to। Basic right का मतलब वही right to life, right to earn, जो भी एक natural rights हमने पढ़े हैं अभी, वो सारे rights जो थे उन्होंने women को नहीं दिए इन दोनों के, संविधान के अंदर और मानव अधिकार के अंदर। So in 1791 she wrote a declaration of the rights of women and citizen। इन्होंने खुद एक घोषणा पत्र जारी किया जिसमें कि औरतों के अधिकार की बात की गई, उनकी नागरिकता की बात की गई। विच शी एड्रेस टू द क्वीन, और फ्रांस में जो क्वीन थी उनको सुनाया, उनको बताया। एंड टू दी मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली में इन्होंने ये प्रपोजल रखा कि भाई ये हमने एक मानव अधिकार की घोषणा की है, ये औरतों के लिए है, ठीक है। डिमांडिंग दैट दे एक्ट अपॉन इट, और कहा कि इस संविधान के तहत ये जो इन्होंने बनाया था, ओलंपी ने बनाया था, उस संविधान के तहत औरतों को अधिकार प्राप्त हो और कुछ कानून बनाए जाए।
1793 में ओलिम्पी डी गाउजेस क्रिटिसाइज जैकोबिन गवर्नमेंट, याद करिए रॉबस्पियर, जैकोबिन गवर्नमेंट को उसने क्रिटिसाइज किया, आलोचना की, फॉर फोर्सिबली क्लोजिंग डाउन वुमेंस क्लब। अभी हमने पढ़ा कि जो रेन ऑफ टेरर था उसमें सभी जो पॉलिटिकल क्लब थे औरतों के उन्हें बंद करा दिया गया था, जिसकी वजह से ओलिम्पी डी गाउजेस ने क्या किया, क्रिटिसाइज की, आलोचना की जैकोबिन गवर्नमेंट की। शी वॉज ट्राइड बाय द नेशनल कन्वेंशन, फिर उसके बाद इनके खिलाफ क्या चला, केस चला, विच चार्ज हर विथ ट्रीजन, ट्रीजन का मतलब होता है देशद्रोह, इनको कहा गया कि ये देशद्रोही हैं, ठीक है। एंड सून आफ्टर दिस शी वॉज एग्जीक्यूटेड, और फिर इन्हें मार दिया गया, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा है सफरेज मूवमेंट के बारे में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, यानी स्लेवरी का मतलब क्या है, स्लेव यानी गुलाम, गुलामी किस तरह से ख़त्म की गई, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय।